हेलो डियर स्टूडेंट्स। बहुत से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि हमें एनटीएससी एग्ज़ाम के बारे में जानना है, क्या होता है, क्या स्कॉलरशिप मिलती है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। और बहुत से बच्चे जो करंटली में 11th में आ गए होंगे, 10th क्लास में एनटीएससी का फॉर्म भी फिलअप किया होगा, जनवरी में उनकी डेट भी शेड्यूल हुई थी, बट अभी तक एनटीएससी ने वापस कोई भी नोटिफाई नहीं किया है कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाना है। और अभी जो 10th में बच्चे हैं उनके लिए भी डाउटफुल रहेगा कि कब एग्ज़ाम होने वाला है। इसके बारे में अपन डिटेल डिस्कस करेंगे बट वीडियो के एंड में, तो इसलिए आप वीडियो पूरे आराम से देखिएगा। मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ, कैसे एग्ज़ाम होता है ना, क्या मार्किंग स्कीम रहती है, क्या सिलेबस रहता है, देन कैसे स्टडी करनी है, क्या बुक ऑफ सोर्स होना चाहिए, सोर्स ऑफ बुक सॉरी, कौन कौन सी बुक्स को आपको पढ़ना चाहिए, और क्या ये एग्ज़ाम एक ऑर्डिनरी बच्चा क्रैक कर सकता है या फिर आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जैसे बच्चों को डाउटफुल रहता है कि सर मैं तो अगली क्लास में 10th तक 11th में जाने के बाद मैं तो कॉमर्स स्ट्रीम लेने वाला हूँ, है ना, मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट है, साइंस में इंटरेस्ट है, मैं 10th तक अच्छा पढ़ रहा हूँ, क्या मैं एनटीएससी क्रैक कर सकता हूँ? हाँ, आप भी एनटीएससी स्कॉलर बन सकते हो, है ना। बहुत आसान एग्ज़ाम होता है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। नो डाउट कंपटीशन है, बट आप अच्छी मेहनत करोगे, सही गाइडेंस में रहोगे कि हाँ ये अपने को स्टेप बाय चीज़ें करनी है, तब आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। चलो डियर, स्टार्ट करते हैं अपन एनटीएससी एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एनटीएससी एग्ज़ाम है क्या, ठीक है। तो एनटीएससी की फुल फॉर्म होती है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ठीक है। एक ही स्कॉलरशिप टेस्ट है, जैसे आपका जेई में टेस्ट होता है, नीट का टेस्ट होता है। जेई में क्या होता है, जेई इफ़ आप क्वालिफाई कर लेते हो, अच्छी रैंक ले आते हो, तो इंडिया के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन के लिए एलिजिबल रहते हो, है ना। इफ़ आपकी अच्छी रैंक है तो अच्छा कॉलेज मिलेगा। इफ़ आईआईटी एडवांस की बात करें, है ना, जेई एडवांस की, तो जेई एडवांस इफ़ अच्छा क्रैक कर लेते हो, आपकी अच्छी रैंक होगी तो आईआईटी बॉम्बे मिलेगा, कम रैंक होगी तो दिल्ली आ सकते हो। फिर ब्रांच वाइज भी डिक्रीज होते जाते हो, तो रैंक पे डिपेंड करता है कि क्या मिलेगा। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो बच्चे सेलेक्ट हुए कि हाँ इतने क्वांटिटी में चाहिए बच्चे, वो बच्चे सेलेक्ट हुए तो उन सभी को स्कॉलरशिप मिलेगी और सबको सेम मिलेगी। जिसकी रैंक 1 है उसको भी स्कॉलरशिप उतनी ही मिलेगी, जिसकी रैंक 2000 है उसको भी सेम स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। बट इस एग्ज़ाम की वैल्यू क्या है? आप बोलोगे सर जैसे आईआईटी एडवांस क्लियर कर लेता हूँ, जेई एडवांस, जिसको पहले आईआईटी होता था, एआई ट्रिपल ही होता था, अब जेई मेन और एडवांस होता है। एडवांस क्रैक कर लेता हूँ, मेरे को अच्छे कॉलेज में एडवांस एडमिशन मिलेगा, है ना, वहाँ का एनवायरनमेंट में 4 साल जीऊँगा, है ना, और वहाँ उसके बाद में अपना कैरियर ग्रोथ करूँगा, ठीक है। इसमें क्या फ़ायदा, इसमें एक फ़ायदा है, एक तो देखो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, अमाउंट बहुत छोटा है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। बट हाँ, जो आपका सीवी होता है, जो आपका रिज्यूमे होता है, उसमें जो आपका एक एड ऑन पॉइंट होगा एनटीएससी स्कॉलर। आप लोगों को पता भी होगा अप टू 10th क्लास तक मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम है एनटीएससी। वैसे आईजेएसओ भी होता है, बट आईजेएसओ इतने बच्चे नहीं दे पाते क्योंकि उतना उनको सोर्सेज नहीं मिलता है स्टडी का, ठीक है। जो बच्चे नॉर्मल स्टडी करते हैं, थोड़े से, है ना, हल्का सा अपना मॉडरेट बच्चे हैं, है ना, ज़्यादा मेहनत मतलब ज़्यादा मेहनती है बट उतना आईक्यू नहीं है, फिर भी वो क्रैक कर सकते हैं। दो चीज़ होती है, देखो, आईक्यू भी होती है और मेहनत भी। अब सिर्फ जिसके पास आईक्यू है वो मेहनत नहीं करेगा, तो नो डाउट जिसके पास आईक्यू हल्का सा कम है ना, थोड़ा समझ में लेट आता है बट अपनी मेहनत अच्छे से करता है, तो वो उसका सिलेक्शन होने की प्रायोरिटी बढ़ जाती है ना, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। चलो आगे देखो, एक ही स्कॉलरशिप टेस्ट है, मैंने बता दिया। टोटल सीट मतलब जब आपको जितने बच्चों को 2000 अप्रॉक्सीमेट है उतने बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। अब देखो 2000 बच्चों में ऐसा होता है ना, इनका जो एग्ज़ाम होता है स्टेज 1 स्टेज 2 दो स्टेज में होता है ना। तो स्टेज 1 में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो हर स्टेट से अलग अलग होंगे। जैसे राजस्थान, यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट होंगे स्टेज 2 के लिए वो ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू राजस्थान,
ठीक है। वैसे एज़ कम्पेयर टू गुजरात बोलोगे तो गुजरात के कंपेयर राजस्थान में ज़्यादा होंगे, कि राजस्थान में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से सिलेक्ट होते हैं। बट फाइनली आपके 2000 अप्रोक्सीमेट स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है। अब आप देखोगे स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, तो जब आप 10th और 11th और 12th में पढ़ते हो तो 1250 पर मंथ मिलती है ना। तो आपका कितना हो गया 6000 और 6500 के अराउंड ईयरली आपको स्कॉलरशिप मिल, अच्छा 6000 नहीं, सॉरी ज़्यादा हो गया, 15,000 के अराउंड होगी, ठीक है, मैं गलत कैलकुलेट करा था। चलो आगे जब अंडर ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो आपको 2000 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद आप अगेन पीएचडी करते हो, जो यूजीसी के नॉर्म्स है ना, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी स्कॉलरशिप होगी है ना, वो स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब आगे देखते हैं टोटल स्टेज। आपको पता होगा, नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। ये 2 स्टेज में एग्जाम होता है, स्टेज 1 और देन आपका होता है स्टेज 1 जो होता है वो स्टेट बोर्ड कंडक्ट करवाता है। मतलब क्या इसका मतलब, सपोज आप राजस्थान में हो तो आरबीएसई जिसको बोलते, या फिर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर राजस्थान, है ना, जो राजस्थान का बोर्ड है वो स्टेज 1 कंडक्ट करवाएगा। गुजरात में हो तो गुजरात स्टेट बोर्ड है वो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र बोर्ड, उड़ीसा में तो उड़ीसा बोर्ड, वेस्ट बंगाल में हो तो वेस्ट बंगाल बोर्ड, है ना, सॉरी बोर्ड, है ना, मेघालय में तो मेघालय बोर्ड। मतलब हर स्टेट वाला खुद अपना स्टेज 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। ये जो स्टेट बोर्ड कंडक्ट करा रहा ना, इसकी भी वैल्यू है अलग, ठीक है। क्या वैल्यू है, सिलेबस पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्या पड़ता है वो मैं आगे जाके बात करूंगा आपसे। तो स्टेट बोर्ड जो भी है वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। सीबीएसई कंडक्ट नहीं करवाएगी स्टेज 1, ठीक है। तो मतलब आप देखो जितने स्टेट हो गए है ना, उतने स्टेज में एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है डियर। स्टेज 2 की बात करूं तो कंडक्ट बाय एनसीईआरटी, सीबीएसई आपका स्टेज 2 कंडक्ट करवाता है। तो ये तो सबके लिए कॉमन हो गया है ना, एक ही पेपर होगा ये तो, बट ऑब्वियस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्जाम के लिए, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे तो आप स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, क्लास 10वीं का बालक होना चाहिए। स्टूडेंट आपकी क्लास 10th का होना चाहिए, बस सिंपल से। 9th वाला नहीं दे सकता, 8th वाला एग्जाम नहीं दे सकता। जैसे आईजीएसओ का एग्जाम होता है ना, जूनियर साइंस ओलंपियाड, उसमें आपका आईजीएसओ, अब तो नाम चेंज हो गया, आईजीएसओ का जो जूनियर साइंस ओलंपियाड है उसमें एज का क्राइटेरिया होता है, इतनी एज तक बच्चा है तो वो दे सकता है। वो भले 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, तो उसका रोल नहीं होता है, बट एज का रहता है। तो यहाँ पे एज का रोल नहीं है, यहाँ पे आपका है कि क्लास 10th का स्टूडेंट होना चाहिए। सिलेबस में आपका क्लास 9 और 10th का रहेगा, ठीक है। क्लास 9th और 10th का जो सिलेबस है वो रहेगा। मैं और डिटेल में अभी आगे बात करने वाला हूँ सिलेबस के बारे में। आगे देखते हैं एग्जाम पैटर्न। तो देखो दोनों स्टेज 1 और 2 के लिए एग्जाम पैटर्न सेम है, ठीक है। टोटल आपके 200 मार्क्स का होता है पेपर, और 200 ही क्वेश्चन होता है, मतलब 1 मार्क का एक क्वेश्चन हो गया। ईच क्वेश्चन ऑफ हैज़ 1 मार्क, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का। अब देखोगे दोनों के लिए एग्जाम पैटर्न तो सेम है, बट चलो मैं आगे एक बार पहले एग्जाम पैटर्न को फिनिश कर देते। टोटल टाइमिंग 4 आवर्स है, ठीक है। 4 आवर का पूरा पेपर होगा आपको, ठीक है। उसमें अब पेपर में बात करो तो आपके 2 पेपर होते हैं डिफरेंट, ठीक है डियर। तो पहला पेपर आप बात करोगे तो एक होता है मैट का, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो कि आपका 2 आवर्स का रहता है। मतलब आप बोल सकते हो कि 50% वेटेज मेंटल एबिलिटी का है, 50% वेटेज ओनली मेंटल एबिलिटी लेके बैठा है आपके एग्जाम में, 50% वेटेज, है ना। मतलब 100 मार्क्स का तो मेंटल एबिलिटी है, अच्छा 100 मार्क्स का और भी, हाँ ठीक है। दूसरा पेपर होता है सेट, वो भी 2 आवर्स का होता है ना। स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये अगेन आपका 100 मार्क्स का होता है। मतलब देखो डियर 50% मैट अकेला लेके बैठा है
और 50% सेट अकेला लेके बैठा है। बट सेट में और भी सब टॉपिक है, सब सब्जेक्ट्स है, बट मैट में तो एक पूरा मैट है। तो आप सोच सकते हो कि मैट का कितना बड़ा रोल है। और मैट का कंप्लीट वीडियो एनटीएससी प्रिपरेशन के लिए मैंने हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन न्यू पे अपने चैनल पे डाल रखा है। इफ़ आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है तो मैंने बहुत आराम से मैंने खुद ने ही अपलोड करे, मेरे ही लेक्चर मिलेंगे आपको सब, तो वो लेक्चर आराम से आप देख सकते हो। कोई भी डाउट है तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ अपने डाउट शेयर कर सकते हो। ठीक है, मोस्टली सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगेन जितने भी मैट के चैप्टर्स की प्लेलिस्ट, इसमें मैट का कुछ जो भी चैप्टर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का कुछ अपलोड कर सकता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सेट के भी चैप्टर्स के कुछ जो भी लिंक प्रोवाइड कर पाऊंगा तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके आप चेक कर लेना। अदरवाइज़ आप हमारे चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे तो बाकायदा सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट पड़ी है वहाँ पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एसएसटी, मैट, और बहुत ही जल्द आपको इंग्लिश के भी लेक्चर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ आप पूरी आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो और इवन आप डाउट भी क्लियर कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। चलो अब देखो 50% वेटेज आ गया। अब मैं एक बात करता हूँ स्टेज 1 और 2। अब देखो मैंने बात बताई थी कि स्टेज 1 है, स्टेज 1 वो आपका कंडक्ट करवाता है स्टेट बोर्ड। मतलब स्टेज 1 में जो सिलेबस है, स्टेज 1 का जो भी सिलेबस है वो जो स्टेट बोर्ड में फॉलो हो रहा है वही सिलेबस होगा। इवन मैं सपोज एग्जांपल लेके एक बात करता हूँ, राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूँ या फिर गुजरात बोर्ड की करता हूँ। देखो गुजरात बोर्ड में उसके स्टेट बोर्ड में बुक्स अलग यूज़ होती है, उनकी स्टेट बोर्ड की खुद की बुक है अलग। और सीबीएसई में कोई बच्चा पढ़ रहा है अभी, है ना, तो उसके लिए सीबीएसई पढ़ रहा है, सीबीएसई का करिकुलम चल रहा है, वहाँ की मैथ्स चल रही है जो भी सिलेबस में, है ना, मेजर डिफरेंस नहीं होता है। कहाँ डिफरेंस होता है वो भी मैं बता दूंगा अभी। तो सीबीएसई का एनसीईआरटी फॉलो हो रही, बट स्टेट बोर्ड में उनकी खुद की बुक्स होती है। तो खुद की बुक्स होगी तो वो स्टेट बोर्ड के जो लिखा हुआ है, जो चैप्टर्स है, वो आपके स्टेज 1 के सिलेबस में आएंगे। बहुत बड़ा ड्रॉबैक है एनटीएससी स्टेज 1 के लिए, जो बच्चे हैं सीबीएसई के, उनको स्टेज 1 के लिए एनसीईआरटी के अलावा स्टेट बोर्ड की बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी। वहीं मैं राजस्थान में बात करता हूँ तो एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड में और सीबीएसई में भी एनसीईआरटी, तो उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही सेम ही सिलेबस है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हो सकता है कोई और स्टेट में भी हो, बट मोस्टली स्टेट में ये है कि स्टेट बोर्ड की बुक्स डिफरेंट है सीबीएसई से, एनसीईआरटी से। तो मतलब इफ़ आप स्टेज 1 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको स्टेट बोर्ड बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसमें भी साइंस और मैथ्स में मेजर टॉपिक में डिफरेंस नहीं होता है, बट सबसे बड़ा डिफरेंस आता है एसएसटी में। क्यों? सपोज गुजरात बोर्ड है, उसकी स्टेट बोर्ड की बुक से, तो वो क्या करेगा, गुजरात में की ज्योग्राफी के बारे में बात करेगा, वहाँ की गुजरात की इकोनॉमी की बात करेगा, है ना, गुजरात का जो भी होगा, है ना, उनके बारे में बात करेगा, गुजरात की हिस्ट्री के बारे में बात करेगा। वही सीबीएसई की बुक में इंडिया लेवल पे बात होती है। तो ये मेजर डिफरेंस आता है, इसलिए आपका एसएसटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है स्टेज 1 के लिए। और बहुत से बच्चों के लिए मेजर रोल होता है, स्टेज 1 में बच्चा का सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो डिपेंड करता है मोस्टली केसेस में कि उसने एसएसटी में कितनी मेहनत करी है। जो बच्चे मानते हैं ना कि एसएसटी ऐसे ही सब्जेक्ट है, उसका बहुत बड़ा रोल है एनटीएससी में सिलेक्शन के लिए। एसएसटी ऐसा सब्जेक्ट है एनटीएससी के लिए, वो आपका सिलेक्शन करवा भी सकता है और रोक भी सकता है। क्योंकि मैट मोस्टली बच्चा थोड़ी सी मेहनत करेगा, थोड़े से टॉपिक्स क्लियर करके कोई भी बुक लगा लेगा, आसानी से वो 90+ ले आएगा। इफ हमारे जो लेक्चर पढ़े वो भी पढ़ ले तो भी 90+ आराम से ले आएगा। बट एसएसटी बच्चा पढ़ता नहीं है और उसको पढ़नी पड़ेगी एनटीएससी स्टेज 1 के लिए, और उसका भी वेटेज अच्छा खासा है। ठीक है, तो ये बात मेरे को क्लियर करनी थी। स्टेज 1 में स्टेट बोर्ड की बुक यूज होगी, जो स्टेट बोर्ड, जिस स्टेट बोर्ड में आप पढ़ रहे हो। इफ यूपी बोर्ड के हो तो यूपी बोर्ड में जो बुक फॉलो हो रही है वो आपको पढ़नी पड़ेगी स्टेज 1 के लिए, क्योंकि यूपी बोर्ड ही बुक बनाएगा, पेपर बनाएगा, तो अपनी बुक में से ही क्वेश्चन देता है, वो सीबीएसई को फॉलो नहीं करता है। इफ कोई भी फैक्ट, केमिस्ट्री में कोई आपको फैक्ट दिया हुआ है, सपोज एग्जाम्पल लेता हूँ, वो यूपी बोर्ड में जो दिया हुआ होगा वही वैलिड होगा, न कि सीबीएसई वाला। तो वो पहले वाले को वैलिड मानेंगे जो बोर्ड में दे रखा है, उनकी बुक में है, उसी को स्टेज 1 में वो फाइनल मानेंगे कि यही आंसर करेक्ट है। ये बात ध्यान रखना।
ठीक है। तो मतलब स्टेज 1 और स्टेज 2 में डिफरेंस समझ गए होंगे। मार्किंग स्कीम में कोई डिफरेंस नहीं है, इवन पेपर पैटर्न में भी कोई डिफरेंस नहीं है। 2 आवर्स के 2 पेपर होते हैं, मैट और सेट के। मैट 50% का वेटेज है, सेट 50% का वेटेज है, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है ना। मेजर डिफरेंस है सिलेबस का। स्टेज 2 में एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो होगा। अब देखो स्टेज 2 के लिए बात करें, जो स्टेट बोर्ड का बच्चा है, मतलब गुजरात बोर्ड में पढ़ने वाला, उसको स्टेज 1 में फ़ायदा है, बट स्टेज 2 में ड्रॉबैक है। तो दोनों में से कहीं ना कहीं तो ड्रॉबैक होगा ही, है ना। या फिर वो स्टेट बोर्ड का है तो स्टेज 2 में दिक्कत होगी, और सेंट्रल बोर्ड का या सीबीएसई में पढ़ रहा है तो स्टेज 1 में दिक्कत होगी। तो उसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों को अपने अपने लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी दोनों के हिसाब से। चलो अब बात करते हैं सेट। सेट में बेटा आपके 3 पार्ट होते हैं, है ना। एक होता है साइंस, ठीक है, देन होता है एसएसटी, देन होता है मैथ्स। देखो साइंस 40 मार्क्स का, एसएसटी 40 मार्क्स का। अब देखो एसएसटी का वेटेज देखो आप, मैथ का वेटेज आपने देख लिया था 50% है, सेट का वेट 50% है ना, मैथ का टोटल का 50%, और 40 का निकालोगे तो आप कितना होगा, शायद 20% होगा क्या, हाँ 20% वेटेज इसका है, 20% साइंस का है ना, और देन आपका 10% मैथ्स का हो गया। 10% है ना 20 का, 200 का, ठीक है 10%, ये इनका वेटेज आ गया। तो देखो एसएसटी, उसके बाद जब साइंस को वापस सब डिवाइड कर लेता हूँ, साइंस में फिजिक्स आपके 13 मार्क्स की आती है, केमिस्ट्री 13 की, और बायोलॉजी 14, मतलब 40 मार्क्स को 13 में डिवाइड कर दिया जाता है। जनरली बायो में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन होता है 14 मार्क्स का होता है, अदरवाइज हो सकता है कोई दूसरी सब्जेक्ट में भी दे दे, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अब देखो मैथ 50% का है, सेट एसएसटी खुद अकेला 40 मार्क्स लेके बैठा है। साइंस को जनरली 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं अपन, 10 तक आते हैं तब इन 3 डिफरेंट सब्जेक्ट में पढ़ोगे, है ना। बट एसएसटी खुद 40 मार्क्स का है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ मैथ के बाद जो बड़ा वेटेज लेने वाला है वो एसएसटी है, जो कि आपका 20% है, 40 मार्क्स से बहुत बड़ा वैल्यू करता है। रीज़न उसके पीछे ये है कि जब आप स्टेज 1 की कट ऑफ देखोगे तो 200 में अप्रॉक्सीमेट 175 के आसपास जाएगी, प्लस माइनस हो सकता है ना। मैं अप्रॉक्सीमेट बात कर रहा हूँ, हर एक स्टेट का कुछ कुछ अलग अलग होगा, बट मेजर 175 प्लस माइनस होगा। बट इफ़ आप एसएसटी में हल्का सा भी धोखा खा गए, है ना, मतलब आपका 40 में से 20 मार्क्स ही लाए, तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन रुक जाए, है ना। हो सकता नहीं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मैंने देखे हैं बच्चों के, है ना। साइंस में बहुत स्ट्रांग है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब क्वेश्चन कर रहे हैं, फोड़ हुए, मैथ में फोड़ हुए, मैथ्स में फोड़ हुए, सब पूरे क्वेश्चन करके आए, मैथ में इवन 95 प्लस एग्जाम में लेके भी आए, फिर भी उनका स्टेज 1 में नहीं हुआ। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था एसएसटी, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि वो बच्चे वीक है, बहुत आईक्यू अच्छा है, मेहनत भी करी, बट उन्होंने एसएसटी नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? कि सर उसमें मज़ा नहीं आता है। बट मज़ा नहीं आता है, उसके मज़ा नहीं आता है मतलब तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा ना, मज़ा नहीं आता है तो मतलब इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, और एसएसटी आप इंटरेस्ट लोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा। हमारे चैनल पे वीडियोस पढ़े आप देखना, सर ने बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं वहाँ पे, है ना, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया गया है, और उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सर ने बहुत सारे एनिमेशन यूज़ किए, आपके लिए मेहनत करेंगे। एक बार ज़रूर विजिट करना हमारे एसएसटी के जो वीडियोज़ है, उसमें भी आपको धीरे धीरे मज़ा आने लगा कि हाँ चैप्टर में चीज़ें समझ में आ रही है ना, इंटरेस्टिंग बनाया गया है। आप पढ़ोगे, इंटरेस्ट लोगे तो ज़रूर आएगा इंटरेस्ट। तो बात समझोगे, एसएसटी का बहुत बड़ा वेटेज है। इवन बहुत से बच्चे जो साइंस ओरिएंटेड होते हैं वो बायोलॉजी को भी नज़रअंदाज कर लेते 14 मार्क्स। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, एक बात और, कि इस एनटीएससी पेपर में कोई भी सब्जेक्ट को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। मीन आप उसमें किसी भी सब्जेक्ट में आप लैग नहीं कर सकते हो। आप बोलते हो अरे सर मेरा मैथ्स में ज़्यादा अरे बट मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट है तो 20 मार्क्स का। वही इंटरेस्ट एसएसटी में होगा तो 40 मार्क्स का है, वही इंटरेस्ट मैथ में होगा तो 100 मार्क्स का है। तो इंटरेस्ट साइड में हो गया। आपको एग्जाम की जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंटरेस्ट साइड में हो गया, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करनी है 10th लेवल पे, है ना। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं 11th 12th में जाने के बाद जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। अरे फिजिक्स में ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा तो पीएचडी तो थोड़ी ना करनी है, सिलेक्शन तो केमिस्ट्री और मैथ्स की वजह से भी तो होगा। तो वो भी आपको बातें ध्यान रखनी, मतलब मेन आपका सिलेक्शन कौन लेगा उस पर डिपेंड करेगा चीज़ें। तो आपको साइंस, मैथ्स
और SST मैथ सबको साथ में कंबाइन लेके चलना है। हाँ, हल्का फुल्का बच्चे में इंटरेस्ट ऊपर नीचे होता है, वो चलता है, कोई बात नहीं, बट आप बिल्कुल ही उसको इग्नोर नहीं कर सकते, जैसे SST एक बड़ा सब्जेक्ट है। क्लियर यार? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी कि मैं क्या आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो कट ऑफ के बारे में राउंड ऑफ आपसे बात की 175 प्लस होती है ना, मतलब ज़्यादा गुंजाइश नहीं है कि आप गलत करो क्वेश्चन, है ना। बहुत सी जगह हो सकता है 180 प्लस भी जा रही हो, है ना। और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ कंपटीशन बढ़ रहा है। कंपटीशन क्यों बढ़ रहा है? पहले ये होता था डियर, जो अच्छी कोचिंग ले पा रहा है वही बच्चा सेलेक्ट हो पाता था, है ना। कोचिंग मिलती नहीं थी बहुत से बच्चों को। अच्छे बच्चा है बट उसको जैसे गांव में है या फिर कोई छोटी सिटी में, तो वहाँ पे उसको वो नॉलेज लेना चाह रहा है, वो पढ़ना चाह रहा है NTSC के लिए, है ना। इच्छुक भी है कि हाँ मैं पढ़ूंगा NTSC के लिए, इंटरेस्ट भी बहुत है, बट वो पढ़ नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास सोर्स नहीं है, मटेरियल का सोर्स नहीं है, क्या पढ़ना है, गाइडेंस नहीं है। बट अभी आपके पास यूट्यूब एक ऐसा सोर्स आ गया है ना, डिजिटलाइजेशन ऐसा सोर्स आ गया है कि बहुत सा आराम से आपको मटेरियल सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, पूरी गाइडेंस मिल जाती है। जैसे हमारे चैनल पे भी पूरे वीडियोस हमने अपलोड कर रखे फ्री। ठीक है, ऐसा नहीं है उसमें कुछ भी हमने लापरवाही करी है। जितना आपको डिटेल में पढ़ाना है उतना डिटेल में आपको पढ़ाएगा। हाँ, हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन एरर मेरे से भी हुई है, बट वो ह्यूमन एरर है। बट कॉन्सेप्ट वाइज कुछ भी आपको गलत नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है, मैं खुद मोर देन 6 ईयर से एक्सपीरियंस है टीचिंग वाला, और भी सर जो साथ में पढ़ा रहे उनको भी मोर देन 5 ईयर प्लस एक्सपीरियंस तो है ही है एटलीस्ट। ठीक है डियर, हो सकता है किसी को ज़्यादा भी है बहुत, है ना। चलो, तो देखो ये बात की अपन ने सेट के पेपर, है ना। तो आपको समझ में आ गया, साइंस 40 का, SST 40 का, मैथ्स 20 का, देन फिजिक्स आपका 13 मार्क्स, केमिस्ट्री 13 मार्क्स, बायोलॉजी 14 मार्क्स, 1 मार्क्स कभी इधर उधर हो सकता है। तो ये कंप्लीट अपने एग्जाम के पैटर्न का था। ठीक है डियर, चलो आगे मूव करते हैं। मार्किंग स्कीम, है ना, मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। स्टेज 1, है ना, मार्किंग स्कीम दोनों में सेम होती है। पहले चेंज थी, करेक्ट करोगे तो +1, रॉन्ग करोगे तो 0, अनअटेम्प्ट को 0। स्टेज 2 में भी सेम है, +1, 0 और 0। ठीक है, पहले शायद 2017 से पहले स्टेज 2 में नेगेटिव मार्किंग थी, है ना, -1/3 ऐसा कुछ था, बट अब चेंज हो गई इसमें। ठीक है, अब मतलब दोनों स्टेज में नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तो नो नेगेटिव मार्क है, मतलब आप तुक्का भी लगा के आ सकते हो इफ़ आपको क्वेश्चन नहीं आता है, या फिर थोड़ा बहुत आप पार्शियली 2 ऑप्शन ऐसे मिले, जैसे SST में होता है, फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट में हो सकता है, 2 ऑप्शन ऐसे मिलेगी, इन दोनों में से कोई हो सकता है, तो एक आधा तुक्का भी लगा के आ सकते हो, बट बिना पूरे तुक्के से तो वैसे भी सिलेक्शन कभी होता नहीं है। चलो आगे है डियर, हाउ टू स्टडी, कैसे स्टडी करें। ठीक है, देखो स्टडी करने के लिए सबसे पहले चाहिए सोर्स। तो हमारा जो चैनल है, मैं तो मेरे ही चैनल को, हमारे चैनल को रिकमेंड करूँगा, क्योंकि जो मेरे साथ हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि हाँ उन्होंने जो चीज़ें पढ़ाई है ना, वो उतनी डिटेल में पढ़ाई गई। बाकी चैनल हो सकता है आपको कोई अच्छा लगे, कोई मटेरियल सोर्स अच्छा और मिले, आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई पेड कोर्स ले रखा है तो वो आपकी इच्छा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, इफ़ किसी के पास कुछ सोर्सेज नहीं है कि सर मेरे को अभी सोर्स चाहिए, मैं स्टडी स्टार्ट करना चाहता हूँ NTSC के लिए, तो हमारे आंख बंद करके हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, आंख बंद करके। ठीक है, मतलब कुछ भी ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर से। मैथ से लेक्चर 1 से स्टार्ट करिए, हर एक चैप्टर वाइज स्टार्ट करिए, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी बाकायदा। प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट में, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी, फिर आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी, पूरा वेल ऑर्गेनाइज तरीके में आपको दिया गया है। तो आप वहाँ से कोई भी चैप्टर पिकअप करिए, इफ़ आपको कोई चैप्टर में डाउट है तो वो चैप्टर वाइज भी ले सकते हो, है ना। अब देखो स्टडी में 2 बात आती है कि मैं स्टेज 1 और स्टेज 2 की प्रिपरेशन पैरेलल करूं या अलग अलग करूं। मेरा मानना है दोनों अलग अलग करनी चाहिए, क्योंकि इफ़ आप स्टेट बोर्ड में हो तो स्टेज 1 का जो लेवल पेपर आएगा वो स्टेट बोर्ड से भी आएगा, तो कुछ बुक्स स्टेट बोर्ड की भी रटनी पड़ेगी, है ना, मतलब याद करनी पड़ेगी। जैसे SST है तो स्टेट बोर्ड का बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 को अलग अलग पढ़ना चाहिए। और स्टेज 1 का जो लेवल होता है ना, बहुत आसान होता है। आपको लगेगा कि मैं NCERT का लेवल ही पढ़ रहा हूँ या फिर बहुत बेसिक क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, और वैसे ही क्वेश्चन आते हैं,
है ना। मैथ्स में जैसे 20 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी मिलेंगे, बट 17 क्वेश्चन आसान ही मिलेंगे, कोई भी स्टेट की बात करो, है ना। और इफ टफ मिल भी जाता है तो सभी बच्चों के लिए टफ है ना। तो इतना मेजर रोल नहीं करता है टफनेस पे, आपको ये होता है कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सभी पढ़ा हुआ होना चाहिए, बस सिंपल सा फंडा है। तो स्टडी करने के लिए कोई भी मटेरियल फॉलो कर लो, है ना। और जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, है ना, चैप्टर वाइज सभी चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए 9th और 10th के, ठीक है। 9th और 10th के दोनों सभी चैप्टर्स कंप्लीट होने चाहिए, है ना। मैथ पे मैं बहुत जोर दे रहा हूँ क्योंकि 100 मार्क्स का है, 50% का है, तो मैथ को बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना, ये आपके स्कूल के करिकुलम में भी नहीं होता है, तो अलग से आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा मैथ के लिए, ठीक है। और बिना मैथ के तो आपका सिलेक्शन भी नहीं हो सकता है, वो तो भूल ही जाओ, ठीक है। कभी एसएसटी में ऐसा हो सकता है, मतलब बहुत ही कम पॉसिबिलिटी कि सभी गलत करो और आपका सिलेक्शन हो जाए, है ना। एसएसटी में कभी गुंजाइश, मतलब ऐसा हो सकता है चलो मैथ्स पूरा गलत कर लो और बाकी सभी सही कर लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट मैथ में तो ऐसा नहीं है। मैथ में आपने आधे क्वेश्चन भी गए गलत कर लिए तो आपका सिलेक्शन रुक गया, ठीक है। तो मैथ का बहुत बड़ा रोल है, क्लियर है। तो स्टडी के बारे में बता दिया मैंने, कोई भी आप सोर्सेज ले सकते हो, मैंने जो सिलेबस बताया वो सिलेबस को ध्यान रखो। मैथ में क्या क्या है, हमारा चैनल है, वहाँ से जा सकते हो, या फिर कोई और आपको अच्छा सोर्स मिलता है। कभी कभी ऐसा भी होता है टीचर से ट्यूनिंग नहीं बैठती, किसी और टीचर के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठ रही है तो बढ़िया है, उनसे पढ़िए, सभी बढ़िया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम अच्छे या कोई बुरे, ना, सब अपने लेवल पे अच्छा कर रहे हैं, है ना। आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब पे जो भी, वो बहुत बढ़िया कंटेंट है। और मैं मेरे लिए इसलिए बोला हूँ, हमारे चैनल पे इसलिए बोला, मेरे को ट्रस्ट है कि हमने जो डाला है वो हमने रिलेवेंट ही डाला है एनटीएससी स्टेज 1, तो इसलिए मैं बोला कि हमारा वाला चैनल आप आँख बंद के करके फॉलो कर सकते हो, उसमें सभी कंटेंट आपको मिल जाएगा, क्लियर है। तो स्टडी के लिए आपको बता दिया, मेजरली पहले ही कवर कर लिया था, स्टेज 1 के लिए कैसे पढ़ना है, स्टेज 2 के लिए कैसे पढ़ना है ना। स्टेट बोर्ड की बुक्स भी यूज़ आएगी स्टेज 1 के लिए। अब देखो आगे देखते हैं अपन, सोर्स ऑफ बुक्स आया नहीं क्या, सोर्स ऑफ बुक्स। अब देखो बहुत से बच्चों ने हो सकता है कोई मटेरियल परचेज कर रखा हो XYZ इंस्टीट्यूट का, है ना। सभी इंस्टीट्यूट के बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं, सब अपनी मेहनत कर रहे हैं अपने आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए, वो मटेरियल उसी रिलेवेंट बनाते हैं। इफ़ किसी ने परचेज़ कर रखा है तो वो मटेरियल सॉल्व करिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, ठीक है। जो भी डाउट्स आते हैं, जो आपको सोर्स हमारे चैनल पे वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो, या फिर जो भी आपको सोर्सेज मिल रहा है वहाँ से आप डिस्कस कर सकते हो। बट इफ बच्चा बोलता है सर मेरे पास तो कुछ मटेरियल ही नहीं है, तो मैं बोलूँगा PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटीएससी के, है ना। अब देखो हर स्टेट में 28 से 29 स्टेट के लगभग आप एक बुक देखोगे तो MTG पब्लिकेशन की एक बुक आती है ना, अमेजन वगैरह पे मिल जाएगी, उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसमें चैप्टर वाइज भी दिए हुए हैं, तो आपको सब आराम से मिल जाएंगे, हर चैप्टर के डिफरेंट क्वेश्चन सेक्शन वाइज मिल जाएंगे और ईयर वाइज भी करा हुआ है। तो देखोगे तो 28 से 29 ईयर्स के उस पर क्वेश्चन है। अब देखो उसमें मैथ में सोचो, मैथ में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो एक पिछले साल के 100 क्वेश्चन मिल गए, तो आपको 2800 क्वेश्चन, 2800 क्वेश्चन मिल गए, वो मोर देन सफिशिएंट है यार, बहुत क्वेश्चन हो गए। आप पिछले 4 साल 5 साल 10 साल के क्वेश्चन कर लो, बहुत है। इसमें तो चलो शायद 4 या 5 साल की है मैं बुक बोलो, बाकी और भी बहुत सारी वेबसाइट है ना, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, है ना। कोई इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। आप भले XYZ कोई भी स्टेट से हो, राजस्थान स्टेट से हो, गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप सभी स्टेट के पेपर सॉल्व करिए। मैथ्स तो चेंज नहीं होने वाली ना, पॉलिनोमियल तो चेंज नहीं होने वाला, कोडिंग डिकोडिंग तो वही रहने वाली है ना। SST में जरूर हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस हो, बट हो सकता है उसमें भी सेम मिले। और SST में तो इफ़ आपने वहाँ की स्टेट वाली बुक अच्छे से पढ़ ली तो क्वेश्चन तो वैसे ही बन जाएंगे ना, है ना। और उस स्टेट के कर लो, SST में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो उस स्टेट के कर दो, अदरवाइज मैथ्स में चेंज होगा नहीं। साइंस में बहुत कम माइनस है, एक आधा चैप्टर चेंज होता है कि स्टेट बोर्ड में है और उधर नहीं है NCERT में। सेम मैथ्स में भी ऐसा ही होता है, बट सब मोस्टली सब चीज़ें सेम है, तो डरने की क्या बात है, इससे ही क्वेश्चन सॉल्व करिए पूरे, है ना। तो ये जब, और देखो PYQ करोगे ना तो आप अपना लेवल पहचान पाओगे। आपको देखो कभी कभी ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठूँ, अरे इतने फर्जी क्वेश्चन है, मैंने तो इससे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा था,
है ना। मैं भी जैसे मैंने भी क्वेश्चन करवाए, हो सकता है आपको टफ लगेंगे, बट आप PYQ में अरे इतने फर्जी क्वेश्चन भी आते क्या? हाँ, वैसे भी क्वेश्चन आते हैं। मैं बोला हूँ ना, मेरे जो प्लेलिस्ट डली हुई है उसमें से इफ़ आप मैथ के क्वेश्चन, मैथ पूरे अच्छे से पढ़ लोगे, है ना, तो आपको 90+ कोई नहीं रोकेगा, है ना। इफ़ अच्छे से आपने पढ़ी और प्रिपरेशन करिए, सिंसियरली क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रैक्टिस करिए, तो सिर्फ मेरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मतलब आप ऐसा मेरा पढ़ के छोड़ दिया, प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे और सभी लेक्चर बढ़िया से देखेंगे तो आप 90+ आराम से ला, इवन 95+ भी ला सकते हो सकता है पूरे भी ले आओ। 90 पूरे कम से बहुत कम चांस रहते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो खुद बोर्ड जो आंसर की देते हैं ना वही गलत कर लेते हैं, बट आ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट आप नंबर पूरे भी ला सकते हो इफ़ अच्छे से आप पढ़ाई करोगे तो, है ना। मैथ का जो मैंने डाल रखा है पूरा कंटेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ PYQ क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, उससे आपको लेवल भी पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हो, ठीक है डियर। तो ये था अपने सोर्स ऑफ बुक्स, है ना। तो बुक्स के लिए मैंने कोई बड़ा सोर्स नहीं बताया, PYQ आसानी से आपको अवेलेबल मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, और एक बुक भी परचेज करने के बाद 400-500 रुपये की आएगी। इतना तो इन्वेस्ट आपको कर ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, इतना उम्मीद करता। और इफ़ वो भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो ऑनलाइन आप इस वेबसाइट पर सर्च करोगे तो आराम से PYQ की अलग अलग वेबसाइट पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और इफ़ इसमें कोई डाउट होता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के वहाँ डाउट शेयर कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि इस साल NTSC का क्या होगा, जो 11th में आ गए और 10th में जो है 11th वाले, तो हो सकता है कि बहुत से बच्चे 11th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हो, JEE नीट में जो गया हो, है ना, बाकी भी कोई एडमिशन ले चुके हो, है ना, या फिर अपनी जो भी कैरियर के लिए, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, वो सब बच्चे हो सकता है अपनी तरह माइंड ओरिएंटेड हो गए हो कि हाँ मेरे को ये करना है, तो NTSC के बारे में इतना नहीं सोच रहे होंगे। बट अब जो करंटली में स्टूडेंट है वो ज़रूर सोचे होंगे। तो मेरे को तो ये लग रहा है कि करंटली वाला तो जो स्टूडेंट 10th में, उनका तो वही NTSC शेड्यूल होगा जो पहले से आ रहा है। नवंबर 2nd संडे के अराउंड होता है आपका एग्ज़ाम, तो उसी सिनेरियो से होगा, मतलब सेम पैटर्न फॉलो होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसमें, इफ़ और कुछ कोविड का सिचुएशन नहीं आ जाती तो मोस्टली चांस है कि इस वालों का तो उसी टाइम में होगा। बट दूसरे जो अभी 11th में हैं उनका अभी NTSC ने ऐसा कोई NCERT ने कोई ऐसा नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं करा है, तो मैं श्योरली कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि कब होने वाला है। मेरे को लग रहा है, मैं ऐसा गैस कर रहा हूँ कि हो सकता है कि नंबर ऑफ़ सीट इंक्रीज़ करके जो बच्चे इस साल देने वाले उनके साथ में भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है NCERT, ठीक है। क्योंकि जो भी स्टेज 1 वगैरह कंडक्ट करवाना है, एक बार तो NCERT ही नोटिफाई करती है स्टेट बोर्ड को, है ना, उस हिसाब से। क्लियर डियर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, इफ़ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना इफ़ उनको भी रिक्वायरमेंट हो। मतलब मैंने बड़े डिटेल में आपके साथ NTSC क्या है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, बुक्स क्या होगी, है ना, कैसा एग्ज़ाम होता है, पूरी डिटेल, पूरा ज्ञान था जो मेरे पास वो सभी दे दिया है। इफ़ कोई बच गया होगा तो और कभी बात कर लेंगे, ठीक है डियर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, कोई और वीडियो लेके आएंगे, हो सकती है सब्जेक्ट की वीडियो या फिर हो सकती है ऐसे कोई कैरियर गाइडेंस की, ठीक है। थैंक यू सो मच।